नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जिला का हाल कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग राज्यों के जिलों का हाल बताते हैं, जिसके जरिए हम अपने संवाददाता से जानते हैं कि उनके जिले में कल क्या कुछ खास रहा और आज क्या कुछ खास रहने वाला है। सियासी हलचल से लेकर मजदूरों के पलायन की जानकारी, इसके साथ ही कोरोना को लेकर प्रशासन की क्या है तैयारी। पूरे देश में ही कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1721 पर पहुंच चुका है। राजस्थान में यह आंकड़ा 8365 तक पहुंच चुका है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। रफ्तार में अचानक आई रोक के बाद कई लोगों को परेशानी हुई है। हालांकि रफ्तार पहले की तरह उस गति से तो नहीं चल रही, लेकिन लंबे समय के बंदी के बाद लोगों को मिली छूट सड़कों पर लॉकडाउन 4.0 में हलचल देखने को मिल रही है। तो बात यही कि हालात बेकाबू होने का इंतजार क्यों? अगर लॉकडाउन ही उपाय है तो सख्ती से लॉकडाउन होना चाहिए। तो चलिए अब ज्यादा जानकारी के हम अपने संवाददाता संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार उन जिलों का हाल क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से चौंकाने वाली बात यह है कि 260 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। तो अपने आप में ये आंकड़े चौंकाने वाले बात जरूर है। तो सबसे पहले तारुफ कराते हैं हमारे संवाददाताओं से। जिस तरीके से जिले का जो हाल है वो बताना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता ललित कुमार जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पाली से सुरेश पवार जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम से सूरज दुहन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललित कुमार आपके पास आते हैं। बहादुरगढ़ में 24 घंटे को लेकर क्या फिलहाल अपडेट रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में जो सबसे ज्यादा केस दिल्ली से सामने आए थे, जिसके बाद जी बॉर्डर को भी बिल्कुल सील कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति के दिल्ली से हरियाणा में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने आदेश दखल के बाद आने जाने का कार्य शुरू जी कर दिया गया था, लेकिन कल जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज द्वारा दोबारा से बॉर्डरों को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद से सभी बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। जितने भी छोटे बड़े कच्चे पक्के रास्ते थे, 35 रास्तों को बिल्कुल सील कर दिया गया था और जो भी व्यक्ति दिल्ली में कामकाज करने वाला है उसके पास परमिशन है तो उसे एंट्री मिलती है। परमिशन के बगैर किसी भी व्यक्ति को या कर्मचारी को हरियाणा में एंट्री नहीं दी जाती। इसके अलावा जो लॉकडाउन 4 में वाहन चालकों को छूट दी गई थी, जिसके पास केवल जो परमिशन है और जो खाद्य सामग्री की वाहन है उन्हें ही केवल हरियाणा में एंट्री मिलती है। इसके अलावा जिस प्रकार से बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस मिले थे, उसके बाद सब्जी मंडी को और जो दिल्ली की आजादपुर या अन्य सब्जी मंडियों से सब्जियां आती थी उस पर भी रोक लगाई हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से सब्जी लेके आता है तो उसे वापस मोड़ दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की हिस्ट्री के बहादुरगढ़ में केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे कि दिल्ली पुलिस के जवान है, हर रोज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बहादुरगढ़ में कल भी एक के कोरोना पॉजिटिव मिला है। जो दिल्ली के मालवीय नगर में कार्यरत था उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसने दिल्ली के एक अस्पताल में अपना कोरोना जांच करवाई थी। उसके बाद से ही यह कोरोना पॉजिटिव मिला और उसके इलाके को भी बिल्कुल सील कर दिया गया। आनंद विहार कॉलोनी है बहादुरगढ़ के वार्ड 13 में, उस कॉलोनी को भी बिल्कुल सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को वहां से बाहर या अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने और जो स्वास्थ्य विभाग है सचेत है। कल और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें जो अपहरण किया था फैक्ट्री संचालक का वह भी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों के भी कोरोना के टेस्ट करवाए गए हैं। अभी रैंडम टेस्ट किए गए थे, उसमें तो अभी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। केवल अभी उन्हें आइसोलेट किया गया है और जितने भी कर्मचारी थे उस दौरान जो मुठभेड़ के दौरान उनकी भी जांच की जा रही है। चलिए ठीक। चलो अब चलते हैं सीधा राजस्थान के पाली, जहां से हमारे संवाददाता सुरेश पवार जुड़े हुए हैं। सुरेश पवार, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जमीनी हकीकत क्या है? तो आपको बता दूं, कोरोना महामारी प्रवासियों के आने से पाली जिले में पैर पसारने लग गई है। जिले के हर उपखंड में अब ये बीमारी करीब करीब फैल चुकी है। वर्तमान समय में पाली में करीब 450 के करीब पॉजिटिव मिल चुके हैं। ऐसी कोई भी उपखंड बाकी नहीं बची है जहां कोरोना के पेशेंट नहीं मिल रहे हैं।
इन प्रवासियों के आने से प्रशासन की अब सांसें एक साथ 35 पॉजिटिव पाए गए थे। प्रशासन द्वारा इसे बीमारी की चाल काटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ये समस्या तो सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है। इस मारवाड़ जंक्शन उपखंड रानी क्षेत्र में तो ये बीमारी गांवों में फैलती जा रही है। सुरेश, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपने जिस तरीके से एक आंकड़ा सामने रखा, उस हिसाब से जिस तरीके से लॉकडाउन 4.0 में जो रियायत सरकार की तरफ से दी गई है, जो राजस्थान सरकार ने परिस्थितियों के हिसाब से तय किया है, क्या लगता है कि जिस तरीके से रियायत दी गई है उसी का नतीजा है कि लगातार राजस्थान से लेकर पाली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं? एक बात इसमें स्पष्ट साफ नजर आ रही है कि जिस समय पाली जिले में लॉकडाउन पॉजिटिव थे, लॉकडाउन में जब ये संख्या तक पहुंची थी, लॉकडाउन पे आते आते ये संख्या हो रही है। ये सुरेश, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, आपसे दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहन जुड़े हुए हैं। सूरज दुहन, जिस तरीके से खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सीधा तौर पर उन्होंने दिल्ली पर इल्जाम लगाया कि वहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां पर वहीं पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर 24 घंटे का अपडेट क्या है और इसको लेकर जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है? देखिए यस, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि लगातार जो बात की जाए 24 घंटे की, गुरुग्राम में 115 नए मामले सामने आए हैं। यानी 115 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 100 से जो पार है मरीजों की संख्या का आंकड़ा पार हो गया है, वो भी 24 घंटे में। अब तक जितना भी कोरोना का जो पैर था, जो पसारे गए थे, उससे ज्यादा आंकड़े अभी तक 115 वहां तक पहुंचे हैं और अभी संख्या 500 से ऊपर पार हो गई है। और गुरुग्राम में अगर यस बात की जाए, जितने भी बॉर्डर सील की बात की जाए, हरियाणा के गृह मंत्री ने आदेश कर दिए गए थे कि जितने भी दिल्ली सटे हुए एरिया है उसको सील कर दिया जाए। लेकिन कल भी वहां पर बात की जाए, अगर दिल्ली सटे हुए गुरुग्राम की बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर 3 घंटे के लिए सिर्फ थोड़ी सख्ताई वहां पर बिल्कुल देखने को मिली थी। उसके बावजूद सबकी जो सख्ताई रहम कर दी गई और सब आना जानी शुरू कर दी गई। लेकिन वो सख्ताई सिर्फ साइकिल वालों को, मजदूर वालों के लिए थी। गाड़ी कोई भी वापस नहीं जा रही, कोई भी पास दिखाए या ना दिखाए कोई फर्क नहीं दिखता। हालांकि बॉर्डर बिल्कुल आसानी से क्रॉस होता है। और लगातार ये भी सामने आया था कि जो गुरुग्राम में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, यस, हालांकि दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम और दिल्ली से जो एंट्री करते हैं उससे ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा यस कि अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए या जमीनी स्तर की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो लोगों को जो लॉकडाउन 4 में जो छूट मिली है उसका फायदा वहां पर लोग उठाते नजर आ रहे हैं। जो छोटे उद्योग धंधे हैं, वो जो फैक्ट्री हैं, कंपनियां हैं, वो खोली गई हैं, उसके बावजूद जब अपने सभी काम पे जाने लग गए हैं, उसके बावजूद आंकड़े बढ़ते नजर आए हैं। पहले जो आंकड़े बढ़ रहे थे यस, वो सिर्फ कॉलोनियां, छोटे नगरों में यहाँ पर बढ़ रहे थे। गाँव में कोई भी ऐसा केस पॉजिटिव नहीं आया। हालांकि 24 घंटे में 115 जो आंकड़े पार हुए हैं, यानी 100 का जो आंकड़ा पार हुआ है, उसमें सारे पहुंच इलाके के ज्यादा आंकड़े मामले सामने आए हैं। चाहे वो सेक्टरों की बात की जाए, डीएलएफ की बात की जाए, डीएलएफ 1, 2, 4 में लगभग 17 मामले सामने आए हैं। उसके बाद जो जितने भी सेक्टर है, यानी पोस्ट इलाके हम बोल सकते हैं, डीएलएफ का जो नया गुरुग्राम है, वहां से ज्यादातर मामले सामने आए हैं। लेकिन लगातार प्रशासन भी ये चिंतित में नजर आ रहा है कि आखिर इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए। लेकिन हमने जब जमीनी स्तर पर जाकर देखा तो लोगों को जो छूट मिली है, लोग उसका गलत फायदा वहां पर उठाते नजर आ रहे हैं। यस, कि लगातार जो लोगों को राहत मिली है, वो जो सड़कों पर लोग बेवजह घूम रहे हैं। हालांकि गुड़गांव के जिला उपायुक्त ने ये आदेश जारी कर दिए गए थे और पूरे देश में ये आदेश है कि 10 साल से छोटा बच्चा बाहर सड़कों पर नहीं घूम सकता और जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग नहीं जा सकता, वो भी सामने नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यस, सबको इजाजत दी गई थी मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हालांकि लोगों के अंदर जो डर था यस, वो खत्म होता नजर आ रहा है। आप अगर हम बाजार में निकलते हैं, बाजार में अगर 100 आदमी वहां पर है, जो 100 ग्राहक मान लेते हैं, तो वहां पर 30 जो लोग वो मास्क पहने पाएंगे। लेकिन वो सख्त जो आदेश है उसकी धज्जियां यहाँ पे गुरुग्राम में उड़ती नजर आ रही है। यस, अगर थोड़ी सी सख्ताई की जाए तो शायद आंकड़ों में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, आंकड़े कम हो सकते हैं। लेकिन लगातार दिन पर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँ यस,
जो बुलेटिन जारी होता था कि पहले जो आंकड़े का 4 से 5 बजे तक होता था, लेकिन प्रशासन उसको रोकने के लिए शायद मीडिया में ना आए, पेपर में ना छपे, वो कल वाला बुलेटिन आज सुबह उन्होंने पेश किया। यानी जो आंकड़े 30 तारीख, जो 29 तारीख के जो आंकड़े थे वो 30 तारीख को सुबह दिए गए। तो हालांकि जो आंकड़े हैं वो छुपाने की कोशिश प्रशासन बिल्कुल नजर आ रहा है। इससे ये मानने सामने आते हैं क्या प्रशासन ये डरा हुआ है, क्या प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहा है, कहां पर कमी रही है। हालांकि बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर एक दिन पहले के मामले हैं तो फिर एक दो दिन बाद आखिर क्यों बताया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आता है। चलिए अब सीधे चलते हैं मेरठ, जहां से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो आपसे ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हैं कि है क्या। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर मेरठ की ग्राउंड रियलिटी में बताऊं तो लोगों के अंदर जो कोरोना का खौफ था वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन कोरोना की संख्या उसी वजह से मेरठ में बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको कल ही की बात बताऊं, शराब सबसे ज्यादा जो छूट मिली थी शराब की दुकानों को लेकर। शराब की दुकानों पर कल इतनी भीड़ थी, मतलब सोशल डिस्टेंस का ना तो उनका पालन किया जा रहा था और ना ही किसी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। हालांकि मेरठ में तेजी से जो कोरोना वायरस की जो संख्या जो लगातार बढ़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग फिर भी घर से निकलते हैं। फर्जी बाइकों पे पास लगाते हैं, गाड़ियों पर पास लगाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ती है, उनकी जांच करती है, उसके बाद में उनका चालान भी कर देते हैं और गाड़ी भी सील कर देते हैं। कुछ लोगों पर मुकदमे भी करती है, लेकिन फिर भी मेरठ के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरठ में फिर भी इतनी इस महामारी का प्रकोप इतनी बुरी तरह से छाया हुआ है कि लगातार रोज 10 से 12 की संख्या में लोग संक्रमित मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में भी लोग समझने को तैयार नहीं है। अब धीरे धीरे ये संक्रमण सिटी क्षेत्र से होता हुआ अब धीरे धीरे गाँवों में भी जाने लगा है। अगर इस तरह की हालात बने रहे तो हो सकता है कि देहात क्षेत्रों में भी इस संक्रमण का असर धीरे धीरे होने लगेगा। गांव वासियों के लिए आपने जिस तरीके से बताया, शहर से गांव में भी जा रहा है ये संक्रमण, तो गांव वासियों के लिए कितना ये खतरा पैदा कर सकता है? क्योंकि एक तो जिस तरीके से हमने देखा पूरे देश में मजदूर लोग हो चाहे गाँववासी हो, उनके लिए एक खतरे का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपसे बात करें, क्या कुछ ऐसा आंकड़ा है कि गाँव में इतने लोग संक्रमित हुए हैं? अभी हाल ही में मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में कुछ लोग संक्रमित मिले थे, उसके बाद में उन क्वारंटाइन भी किया गया था। उसके साथ साथ में तकरीबन 20 से 23 लोग अब तक देहात क्षेत्र से भी निकल चुके हैं। जगह जगह एरिया को सील किया गया है, लोगों को निकलने के लिए बिल्कुल मना कराई गई है, लेकिन लोग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, उनके अंदर भी धीरे धीरे पुलिस कांस्टेबल के अंदर हमारे पीएससी के जवान हैं, उनके अंदर भी कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार 7-8 संख्या रोज तकरीबन रोज निकल के आ रही है। उसकी चैन तोड़ने में अभी तक प्रशासन नाकामयाब दिख रहा है। हालांकि मेरठ से लोग ठीक भी हो रहे हैं। कल सबसे ज्यादा 17 लोग एकदम कल उनको डिस्चार्ज किया गया था हॉस्पिटल से, जो कोरोना वायरस से जो 15 से 20-25 दिन पहले उनको एडमिट किया गया था, और कल उनको रिहा भी किया। लेकिन फिर भी जो लगातार जो संख्या बढ़ रही है मेरठ में, उसकी चैन तोड़ने में नाकाम है। लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य विभाग इस पर अलर्ट है और देखते हुए लोगों को ठीक भी करा जा रहा है। अब तक 298 के लगभग यहाँ से मरीज ठीक हो चुके हैं, और जो तकरीबन जो संख्या पहुंची है 411 संख्या पहुंची है, और मरने वालों की संख्या भी 25 पहुंच गई है। चलिए ठीक, जुड़े रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं बहादुरगढ़, जहां से हमारे संवाददाता ललित कुमार जुड़े हुए हैं। ललित कुमार, बहादुरगढ़ में रिकवरी रेट क्या है और अस्पतालों की हकीकत क्या है? क्योंकि जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इसका सारा बोझ अस्पतालों पर पड़ता है। जी यस, बिल्कुल। मैं बहादुरगढ़ की रिकवरी रेट की बात की जाए तो बहादुरगढ़ का जो रिकवरी रेट है वो है 93, जो 93% की रिकवरी रेट सामने आया है। क्योंकि जिस प्रकार से बहादुरगढ़ में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा था, 97 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले थे, जिसमें से 90 कोरोना के पॉजिटिव केस जो थे ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और अपने घरों में है। इसके अलावा 7 लोगों के जो संक्रमित है, जो पॉजिटिव है, उनका इलाज PGIMS रोहतक में चल रहा है। और जो काफी दिनों से लोगों से स्वास्थ्य विभाग आह्वान भी कर रहा है, जो लॉकडाउन कोड में कुछ रियायतें लोगों को दी गई है, उसका लोगों द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है। तो बाजारों में आपको भीड़ दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से रोडों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे आपको। और जो लॉकडाउन कोड में जो लोगों को छूट दी गई है, लोगों द्वारा इसकी लापरवाही से इसका यूज किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन कोड में फैक्ट्रियां चलाने की भी अनुमति दी गई है, इसके अलावा
जो जो छोटे बड़े उद्योग हैं 100% कर्मचारियों के साथ तो उद्योग चलाने की प्रशासन द्वारा परमिशन दी गई है, जिसको लेकर जो सुबह शाम की बात की जाए तो रोडों पर पैर रखने की जगह नहीं रहती, क्योंकि जो कामकाज के लिए फैक्ट्रियों में और जो जाते हैं उस समय यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ हो जाती है। इससे साफ नजर आता है कि आने वाले समय में बहादुरगढ़ में कोरोना का एक गढ़ बन जाएगा, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव के जो केस बहादुरगढ़ में आए तो उसी में किसी में भी लक्षण देखने को नहीं मिला था, नहीं तो किसी को बुखार था, नहीं खांसी, नहीं जुकाम था। ऐसे जो रोगी हैं वह रोडों पर निकले हुए हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने से बहादुरगढ़ का जो रेट है वह भी बढ़ेगा और इससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार चलिए से ललित, लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई कि बहादुरगढ़ का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है, जो कि बहादुरगढ़ के लिए एक अच्छी बात है। चलिए ललित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और जमीनी हकीकत से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। चलिए अब सीधा चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां से हमारे संवाददाता सुरेश पवार जुड़े हुए हैं। सुरेश पवार, प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है राजस्थान सरकार और यूपी सरकार के बीच में सियासत का विषय रहा। हमने जिस तरीके से देखा प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ी बड़ी डिबेट्स भी हुई, चर्चा भी हुई और सियासत भी गरमाई रही। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी इसमें शामिल रहे और यूपी सरकार से जिस तरीके से 36 लाख का जो बिल है वो लिया गया प्रवासी मजदूरों को भेजने की एवज में, तो ऐसे में क्या अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य भेजे जा रहे हैं और कितनी संख्या में ये आंकड़ा है, क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इसके? सुरेश, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क दोबारा से साधने का प्रयास करेंगे। अब सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहन जुड़े हुए हैं। सूरज दुहन, प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी ऐसे देखने को मिल रहा है कि प्रवासी मजदूर अपने घर जाने को लेकर आतुर हों और जिला प्रशासन उनकी पूरी मदद कराओ? ऐसे में क्या कुछ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कितनी संख्या में लोगों को, प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को भेजा जा चुका है? देखिए यस, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ये बताना चाहूंगा और हरियाणा सरकार का भी और यहाँ गुरुग्राम प्रशासन का बिल्कुल हम वो एक धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि लगातार जो प्रवासी और जो पूर्वांचल वाले जो लोग और जो बाहर जो अपने प्रदेश में जाना चाहते थे लगातार सड़कों पे नजर आ रहे थे यस, वो अब नहीं देखने को मिल रही। उसका कारण यही है यस, जो भी बाहर सड़कों पे घूमते नजर आ रहे थे, जो कह रहे थे हमें अपने प्रदेश में भेज दो, अपने घर पे भेज दो। गुरुग्राम प्रशासन लगातार जो उनको बस से रवाना करके घर पे भेजा जा रहा है, उसके बावजूद ट्रेनें भी यहाँ पर चलाई गई हैं, अलग अलग दिन उनको प्रोवाइड किए गए हैं। यह कल 1600 प्रवासी यानी बिहार की तरफ भेजे गए, तो आज जो टाइम दिया गया है वो लगभग जी जो श्रमिक है पश्चिम बंगाल के हैं, उसको आज ट्रेन आज उसको रवाना की जाएगी और सबको मैसेज भी कर दिया गया है। सभी जो पूर्वांचल वाले लोग हैं, प्रवासी लोग हैं और श्रमिक लोग हैं, उनको ताऊ देवला स्टेडियम में इकट्ठा किया गया है। उनकी स्कैनिंग करके उनको खाना पीना खिला के उसको फिर ट्रेन में वापस रवाना की जाएगी। इसको बिल्कुल जो हरियाणा सरकार भी लगातार प्लान करने वाले लोगों को सभी प्रदेश में अपने प्रदेश से घर पे भेजना कार्य कर रही है और बिल्कुल सराहनीय कदम बिल्कुल है, क्योंकि लगातार यह इसलिए सराहनीय है, हम उसको बोल सकते हैं कि जो लोग यहाँ गुरुग्राम में बात की जाए, ज्यादातर लोग यहाँ पर उद्योग धंधे में यहाँ पर अपने काम काज के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ पे अपना पेट पाल रहे थे, ताकि सड़कों पे नजर आए थे। लेकिन अब 4 दिन से या 5 दिन से अभी कोई भी वो नजर नहीं आ रहे। लगातार प्रशासन उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटकर अलग अलग राज्यों की बसों के साथ में, ट्रेन के साथ में स्पेशल ट्रेन भी यहाँ पर चलाई गई है यस, कि जो आज पश्चिम बंगाल की जो ट्रेन चलेगी वहाँ पर सभी प्रवासियों को और श्रमिकों को इकट्ठा किया गया जिला स्टेडियम में, वहाँ उसके बाद। चलिए सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा सरकार लगातार प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य भेजने के लिए प्रयासरत है और ऐसे में तस्वीरें भी ये बयां कर रही है, इसकी बानगी पेश कर रही है। चलिए अब सीधा चलते हैं कानपुर देहात, जहां से हमारे संवाददाता विशाल जुड़े हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है कोरोना को लेकर? अपडेट क्या है 24 घंटे का? जी बिल्कुल बता दूं यस जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है लगातार जो है यहाँ कानपुर देहात में केसेस मिल रहे हैं। आपको बता दें आज सुबह भी एक महिला जो दिल्ली से आई थी उसकी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। संख्या की बात करें तो संख्या जो है वो 20 पहुंच गई है, जिसमें से 4 लोग ठीक हो चुके और 1 की मौत हो चुकी है। जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 16 है। जी यस जी। विशाल, इसको लेकर आपने पिछले दिनों क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें कुछ दिखाई थी, वहां पर उसको लेकर क्या हालात में सुधार हुआ? क्या अधिकारियों ने सूध ली उस बात की कि जिस तरीके से वहां पर क्वारंटीन सेंटर में लोग रह रहे हैं, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, क्या उसको लेकर जिला अधिकारियों में कुछ सक्रिय हुए हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की खबर पास की टीम ने
तय पे जाके इसकी खबर दिखाई थी। उसके बाद जो है जिलाधिकारी व एसडीएम महोदय मौके पर जाकर मौका मायना करते रहते हैं। और अगर बात करें क्वारंटाइन सेंटर में जो मरीज रखे हुए हैं उनकी देखरेख के लिए भी प्रशासन जो है वो सक्रिय नजर आता है। जी चलिए विशाल, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब सीधा चलते हैं मेरठ, जहां से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़े हैं। धर्मेंद्र कुमार, अस्पतालों की क्या स्थिति है और प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन किस तरीके से हेल्पफुल है? यस, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और जो प्रवासी मजदूरों को लेकर हैं जी, ट्रेनों से भी उनको भेजा जा रहा है, बसों के द्वारा भी उनको भेजा जा रहा है। और वहीं जो अगर प्रवासी मजदूर कुछ लोग हमारे यहाँ से जो बाहर गए हुए थे, दूसरे जिलों या दूसरे राज्यों में गए हुए थे, उनको लेकर भी काफी सक्रिय है। क्योंकि जब उनको वहां से ट्रेन द्वारा अगर लाया जा रहा है तो उसके बाद में उनको टेस्ट कराया जा रहा है, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद में अगर संतुष्टि हो जाती है तो उसके बाद में उन लोगों को घर में ही रखने की इजाजत दी जाती है कि अपने घर में रहें। लेकिन अगर हॉस्पिटलों की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटलों की भी लगातार जो प्रशासन अलर्ट है उसके लिए भी, क्योंकि पिछली बार कुछ समय में कुछ पेशेंट की जो जान चली गई थी उसके बाद में उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं हर जगह। हर पेशेंट निगरानी में है प्रशासन की, डीएम साहब के आदेश के बाद में, क्योंकि कुछ रिपोर्टें डेथ होने के बाद में आ रही थी उससे पहले। लेकिन अब जो है प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरठ के जो प्रशासन अधिकारी हैं सब अलर्ट है, लेकिन कोरोना संक्रमण की जो चैन तोड़ने में अभी नाकामयाब दिख रही है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए, हमारे दर्शकों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।